कॉन्सेप्ट बिफोर एक्सरसाइज 1.9, ठीक है। एलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, सारे स्टेटमेंट्स जो है आपको वो याद रखने हैं। क्या रखना है? याद। सम स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स आर एज फॉलो। सबसे पहला आइडेम्पोर्टेंट लॉ। क्या बोलेंगे हम इसको? कब आइडेम्पोर्टेंट लॉ में क्या होता है? क्या दिया है यहाँ पे? P डिसजंक्शन P है, तो आइडेम्पोर्टेंट लॉ के हिसाब से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? P में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? P में, ठीक है। मतलब P और P होगा तो वो किससे इक्विवेलेंट है? P से। P एंड P है तो वो किससे इक्विवेलेंट है? P से, करेक्ट। तो ये लॉ को आपको इस तरीके से अप्लाई नहीं, अदर वे राउंड भी अप्लाई करना पड़ सकता है सम के टाइम पे, ठीक है ना। तो अगर आपको P दिया है तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, और अगर आपको ये दिया हुआ है तो आप इसको P करके लिख सकते हो। तो आपको लॉ को दोनों साइड से याद रखना है, ठीक है। तो पहला लॉ समझा आपको, ये आइडेम्पोर्टेंट लॉ। हम लास्ट में पूरा लॉस रिकैप करेंगे एक बार, ठीक है। सेकंड, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है? दो अलग अलग स्टेटमेंट है, ऊपर वाले और नीचे वाले में फ़र्क है। पहले वाले में क्या था? दोनों स्टेटमेंट सेम था, नीचे वाले स्टेटमेंट दो अलग अलग स्टेटमेंट है, और बीच में साइन कौन सा है? डिसजंक्शन का है। तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा आपका Q डिसजंक्शन P। मतलब P और Q बोलो या फिर Q और P बोलो, दोनों भी इक्विवेलेंट ही है। नेक्स्ट, इसी तरीके से भी P एंड Q है इज इक्विवेलेंट टू Q एंड P। समझे आपको ये? तो ये जो लॉ है वो आपका कम्यूटेटिव लॉ है। क्या आपका? तो कम्यूटेटिव लॉ में क्या हो रहा है? सिर्फ जगह शिफ्ट हो रही है। जगह क्या हो रही है? शिफ्ट। बाकी चीज़ें हैज इट इज ही है, ठीक है। आइडेम्पोर्टेंट लॉ में एक ही स्टेटमेंट है, एक ही मतलब P और P स्टेटमेंट, और बीच में क्या आपका? डिसजंक्शन है, ठीक है। और कम्यूटेटिव लॉ में दो अलग अलग स्टेटमेंट है, P और Q विच इज इक्वलेंट टू Q और P एंड Q विच इज इक्वलेंट टू Q एंड P। तो खाली यहाँ पे जगह चेंज होती है। समझा आपको ये दो लॉ? पहला लॉ आइडेम्पोर्टेंट लॉ, सेकेंड लॉ कम्यूटेटिव लॉ। दोनों लॉ दिखने में एक जैसे, बट फ़र्क क्या है? पहले वाले में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट P है, और दूसरे वाले में दो स्टेटमेंट P भी है और Q भी है। नेक्स्ट, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है स्टूडेंट्स? ये जो ग्रुपिंग है, पहला तो ग्रुपिंग है ना, P और Q एक ब्रैकेट के अंदर, R अलग से लिखा है। एसोसिएटिव लॉ में आप ये जो ब्रैकेट है उसको शिफ्ट कर सकते हो, सिंबल वो का वही रहेगा, सिंबल वो का वही। तो ये एसोसिएशन है, P और Q का एसोसिएशन था, वो शिफ्ट हो गया Q और R में हो गया, ठीक है। और आगे जाके इज इक्विवेलेंट टू P डिसजंक्शन Q डिसजंक्शन R, सारे ब्रैकेट्स भी ओपन कर दिए। मतलब एसोसिएटिव लॉ में आप कोई भी दो क्या बोले स्टेटमेंट का ग्रुप बना सकते हो, या फिर सभी स्टेटमेंट को ओपन ब्रैकेट में लिख सकते हो, ठीक है। ओके एसोसिएटिव लॉ में ये आपने क्या देखा कि दोनों जो कंजंक्शन जो है दोनों भी वो क्या है? सेम है। डिसजंक्शन तभी ये होगा एसोसिएटिव लॉ, करेक्ट। एक कंजंक्शन है और दूसरा डिसजंक्शन है तब नहीं होगा। आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, लॉ को अच्छे से समझना है। अगर एक बार लॉ समझ में आ गया अच्छे से तो प्रॉपर्टी में यूज़ करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकंड देखो, अब यहाँ पे दोनों भी क्या आपका कंजंक्शन ही है, सेम प्रॉपर्टी है इसकी जैसे ही होगा। पहले हम ब्रैकेट शिफ्ट कर देंगे, Q और R को अंदर डाल देंगे, और थर्ड वाले में तीनों भी ओपन। तो आप इस स्टेटमेंट को इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो और इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो कोई भी ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। किसके ऊपर? इसके जो सम है वो LHS इक्वल टू RHS करके बताना। तो आपको RHS में जैसा दिया उस हिसाब से आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। मूविंग अहेड, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसा है? मल्टीप्लिकेशन की जैसा है। जो ये P है, P डिसजंक्शन, करेक्ट, ये Q से भी रिएक्ट करेगा एंड हेजिटिस रहेगा, और P डिसजंक्शन जो है वो R से भी रिएक्ट करेगा। समझा आपको ये? देखो P डिसजंक्शन Q हो गया, जो एंड है बीच का वो हेजिटिस ही रहा, और P डिसजंक्शन R। तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या हो गया? P डिस्ट्रीब्यूट हो गया, Q में भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया और R के साथ में भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, करेक्ट। तो ये इस लॉ को हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। समझा आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? करेक्ट। नेक्स्ट, P कंजंक्शन ब्रैकेट
क्यू डिसजंक्शन आर। अभी यहाँ पे देखो एसोसिएटिव लॉ, इस लॉ में क्या फ़र्क है, यहाँ पे साइन अलग अलग है, एक कंजंक्शन है तो दूसरा डिसजंक्शन है, एक कंजंक्शन है दूसरा डिसजंक्शन है, बरोबर ना। ऐसे ये साइन है, दोनों भी साइन यहाँ पे एक साथ में यूज़ हुआ है, तब आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ होता है। तो इसमें क्या होगा, पी डिसजंक्शन क्यू और पी कंजंक्शन क्यू और पी कंजंक्शन आर, समझा आपको ये। तो पी कंजंक्शन क्यू के साथ में भी रिएक्ट किया, ये एज इट इज रहा, और पी कंजंक्शन आर के साथ में भी रिएक्ट किया, समझा। तो पी कंजंक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ना, क्यू में और आर में, करेक्ट, समझा आपको ये। इसलिए इस लॉ को क्या बोला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएशन में ग्रुप बन गया ऐसा और ओपन हो गया, कम्यूटेटिव में जगह चेंज हो गई, आइडेम्पोटेंट लॉ में वही एक सिंपल स्टेटमेंट लिख दिया, अलग अलग लिखा हुआ उसकी जगह पे एक ही बार लिख दिया हमने। तो हर लॉ अपने आप में अलग है, हर लॉ को समझना ज़रूरी है। ओके, चारों हो गया आपका ये। हम मूव करते हैं पांचवा, आइडेंटिटी लॉ। क्या, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। अभी स्टेटमेंट और फॉल्स, स्टेटमेंट और फॉल्स इज इक्विवेलेंट टू स्टेटमेंट, ठीक है। जब भी आपको ये दिखाई देगा स्टेटमेंट और फॉल्स साथ में है तो उसके जगह पे आप स्टेटमेंट को लिख सकते हो, ठीक है। स्टेटमेंट एंड फॉल्स तो फॉल्स, ठीक है। स्टेटमेंट और फॉल्स अगर चूज़ करना है स्टेटमेंट या और फॉल्स के बीच में, तो आप स्टेटमेंट लिखोगे, और स्टेटमेंट एंड फॉल्स है तो क्या आएगा आपका, फॉल्स। ये आपको याद करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट और ट्रू तो ट्रू, स्टेटमेंट एंड ट्रू स्टेटमेंट, समझा यहाँ पे आपको। तो देखो ये जब भी और होगा ना, ठीक है, यहाँ पे भी और है, यहाँ पे भी और है, एक बार स्टेटमेंट आ रहा है तो दूसरी बार क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, यहाँ पे भी एंड है, यहाँ पे भी एंड है, करेक्ट। तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट आ रहा है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ओके, मूविंग अहेड, कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या है आपका, कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो कॉम्प्लीमेंट में स्टेटमेंट और नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट इज नथिंग बट ट्रू, स्टेटमेंट एंड नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट फॉल्स, ठीक है। अगर और आता है स्टेटमेंट और नेगेशन के बीच में, क्या आता है, और, तो वो क्या होगा आपका, ट्रू। स्टेटमेंट और नेगेशन के बीच में अगर एंड आता है तो वो क्या होगा आपका, फॉल्स। ये कौन सा लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा लॉ है ये, कॉम्प्लीमेंट लॉ। नेक्स्ट, इन्वॉल्यूशन लॉ, लॉ ऑफ डबल नेगेशन, लॉ ऑफ डबल नेगेशन। नेगेशन ऑफ नेगेशन आपने ऑलरेडी पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। अगर नेगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स एंड नेगेशन ऑफ फॉल्स इज, एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन इज स्टेटमेंट, समझा आपको ये। इसको इन्वॉल्यूशन लॉ या लॉ ऑफ डबल नेगेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये लॉ ऑफ डबल नेगेशन एक्चुअली ये हो गया इन्वॉल्यूशन लॉ। क्या हो गया ये आपका, इन्वॉल्यूशन लॉ। डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। ये देखो अगर आप ध्यान दोगे तो नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन है ना, जो आपने ऑलरेडी इसके पहले वाले एक्सरसाइज में पढ़ा था, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन को आप डी मॉर्गन लॉ भी बोल सकते हो। तो क्या रूल था इसका, नेगेशन पी एंड कंजंक्शन नेगेशन क्यू, बरोबर वही है। तो लॉ ऑफ डिसजंक्शन को, सॉरी डिसजंक्शन, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन को आप डी मॉर्गन लॉ भी बोल सकते हो, ठीक है। और इसका क्या होगा, नेगेशन पी डिसजंक्शन नेगेशन क्यू, करेक्ट। नौवा, एब्जॉर्प्शन लॉ। क्या, एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है। पी डिसजंक्शन पी कंजंक्शन क्यू इज इक्विवेलेंट टू पी, इज इक्विवेलेंट टू पी, एंड पी कंजंक्शन पी डिसजंक्शन क्यू इज इक्विवेलेंट टू पी। तो यानी देखो जो स्टेटमेंट बाहर है वो स्टेटमेंट अंदर वाले दूसरे स्टेटमेंट के साथ में कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है, तो वो एब्जॉर्ब होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पी में, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा पी में। वैसे यहाँ पर भी तो आपको ध्यान रखना है, पी बाहर है, ठीक है, पी कंजंक्शन ब्रैकेट पी डिसजंक्शन क्यू है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पी, समझा ये। इस लॉ को हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है। तो ऐसा अज्यूम कर सकते हो पी ने इन सबको क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर लिया, ये पी ने इन सबको क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया, ठीक है। इस तरीके से एब्जॉर्प्शन लॉ
कहते हैं हम इसको। नेक्स्ट कंडीशनल लॉ, ठीक है। ये लॉ, इस लॉ में हम क्या करेंगे, पहले स्टेटमेंट का नेगेशन बना देंगे, नेगेशन P डिसजंक्शन Q, नेगेशन P डिसजंक्शन Q। बहुत से बच्चे लोगों को प्रॉब्लम क्या होता है इसमें कि नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन करके था, पता है आपको, पिछले एक्सरसाइज में हमने देखा था नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, उस प्रॉपर्टी के साथ में कन्फ्यूजन करते हैं। यहाँ पे भाई नेगेशन नहीं है, खाली क्या इम्प्लीकेशन ही, खाली क्या है इम्प्लीकेशन ही है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, नेगेशन, पहले स्टेटमेंट का नेगेशन हो जाएगा डिसजंक्शन Q, समझा। इसको नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन से कंफ्यूज करना नहीं है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, ठीक है। ये क्या हमने किया, कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ किस पे एप्लीकेबल होता है, इम्प्लीकेशन पे। नेक्स्ट बाय कंडीशनल लॉ, बाय कंडीशनल लॉ तो P इम्प्लीकेशन Q कंजंक्शन Q इम्प्लीकेशन P, ठीक है। तो ये सारे के सारे 11 लॉ, कितने लॉ, 11 लॉ आपको याद करने हैं। ये 11 लॉ एकदम थरो हो गए तब जाके आप एक्सरसाइज 1.9 इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर ये थरो नहीं हुए तो आपको प्रॉब्लम्स होगी सम सॉल्विंग के टाइम पे, ठीक है। सो एक बार वापस से फटाफट रिकैप करते हैं 11 के 11 लॉस, ठीक है। तो सम स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स, ठीक है। आप फटाफट मुझे बताना ट्राई करना। पहला आइटम इम्पोर्टेंट लॉ, P डिसजंक्शन P कंजंक्शन P। सेकेंड है कम्यूटेटिव लॉ, P डिसजंक्शन Q डिसजंक्शन P कंजंक्शन Q, बरोबर। थर्ड एसोसिएटिव लॉ, ब्रैकेट्स क्या हो जाएंगे, शिफ्ट, तो P डिसजंक्शन ब्रैकेट Q डिसजंक्शन R, ठीक है। तीनों भी ब्रैकेट आप ओपन कर दोगे, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ कब एप्लीकेबल होगा, जब एक ही साइन होगा, ठीक है। कनेक्टिव एक ही यूज होना चाहिए, डिसजंक्शन है तो दूसरा भी डिसजंक्शन ही होना चाहिए, एक कंजंक्शन दूसरा डिसजंक्शन है तो अलाउड नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे भी क्या होगा, P कंजंक्शन ब्रैकेट Q कंजंक्शन R इक्विवेलेंट टू P कंजंक्शन Q कंजंक्शन R, ठीक है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, P डिसजंक्शन क्या होगा, इस Q से भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये एज इट इज रहेगा, और P डिसजंक्शन R से भी होगा, बराबर। तो P डिसजंक्शन Q एंड P डिसजंक्शन R, P डिसजंक्शन Q एंड P डिसजंक्शन R। यहाँ पे P कंजंक्शन Q और बराबर। तो देखो एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में फ़र्क क्या है, एसोसिएटिव लॉ में एक ही सिंबल यूज़ हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में एक ही कंजंक्शन यूज़ हुआ है, बराबर। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अलग अलग कंजंक्शन यूज़ किया गया है। नेक्स्ट आइडेंटिटी लॉ, स्टेटमेंट ऑफ फॉल्स है तो फॉल्स, स्टेटमेंट एंड फॉल्स है तो फॉल्स, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट एंड फॉल्स फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट और ट्रू स्टेटमेंट एंड ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है बट थोड़ा प्रैक्टिस करने पे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट लॉ, स्टेटमेंट और नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट ट्रू, स्टेटमेंट एंड नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट फॉल्स, ठीक है। ये क्या आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। इन्वॉल्यूशन लॉ, लॉ ऑफ डबल नेगेशन, नेगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स, नेगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू, नेगेशन ऑफ नेगेशन इज स्टेटमेंट, ठीक है। डी मॉर्गन लॉ, ये आपका नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन भी है, क्या नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है पहले, है ना। नेगेशन P कंजंक्शन नेगेशन Q, इसका नेगेशन P डिसजंक्शन नेगेशन Q, ठीक है। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन लॉ, अब P देखो यहाँ पे ये क्या है, इसका और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक जैसा ही है, देखो है ना, एक जैसे ही है, बट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में 3 अलग अलग स्टेटमेंट है, यहाँ पे 2 ही स्टेटमेंट है। तो ये पूरा एब्जॉर्ब होकर किस में कन्वर्ट होगा, P, और ये भी पूरा एब्जॉर्ब होकर किस में कन्वर्ट होगा, P में, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशनल लॉ, ठीक है, P इम्प्लीकेशन Q,
किसमें कन्वर्ट हो सकता है ये, इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन P डिसजंक्शन Q और बाय कंडीशनल, तो P इम्प्लीकेशन Q कंजंक्शन Q इम्प्लीकेशन P, ठीक है। तो ये 11 लॉ प्रॉपरली करने के बाद में हम अपना एक्सरसाइज 1.9 क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये लॉ एकदम थरो करो, एकदम थरो हो गया, उसके बाद में सम स्टार्ट करो, आप एक्सरसाइज 1.9 इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने ये सारे लॉस को आपके स्क्रीन पे लिख के रखा हुआ, बराबर ना। सम करने के टाइम पे हम इसे यूज़ करते रह गए, ठीक है। तो विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल शो डैट, अभी यहाँ पे दो स्टेटमेंट को इक्विवेलेंट बताना, क्या बताना है यहाँ पे दो स्टेटमेंट को, ये पहला स्टेटमेंट आपका इक्विवेलेंट का साइन, ये आपका दूसरा स्टेटमेंट, बराबर। तो दो स्टेटमेंट को इक्विवेलेंट बताना है, और इक्विवेलेंट बताने के लिए आप ट्रूथ टेबल यूज़ नहीं कर सकते हो, बराबर ना। हमने इसके पहले एक्सरसाइज में ट्रूथ टेबल देखा था 1.6 में, बराबर, जहाँ पे हमने ट्रूथ टेबल से दो स्टेटमेंट को इक्विवेलेंट बताया था। दो कॉलम इक्वल है तो हम बोलते थे स्टेटमेंट क्या है, इक्विवेलेंट है। बट यहाँ पे आपको क्लियरली लिखा गया आपको ट्रूथ टेबल यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है तो बच्चों थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो, कई बार एग्जाम के टाइम पे बच्चे एक्साइटमेंट में विदाउट देखते ही नहीं है, ट्रूथ टेबल देख के सॉल्व कर देते इसको, क्वेश्चन में विदाउट देखते ही नहीं है। तो अगर इस क्वेश्चन को आप ट्रूथ टेबल से सॉल्व करोगे तो भले आपका आंसर राइट आएगा, बट आपको मार्क्स एक भी नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, LHS से स्टार्ट करेंगे, किससे स्टार्ट करेंगे, LHS में लिख दिया। अभी इसे सॉल्व करके हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है। अभी ये स्टेटमेंट को चेंज करना है, किस ये स्टेटमेंट को चेंज करके कुछ इस तरीके से चेंज करना है कि ये स्टेटमेंट इसमें कन्वर्ट हो जाए। अब ये सब करने के लिए हमें सारे लॉस को यूज़ करना है, ठीक है। तो पहला मुझे बताओ कौन सा लॉ हम यूज़ करेंगे इसमें, बाय कंडीशनल लॉ, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्लियर इंडिकेटर है कि आपको बाय कंडीशनल लॉ यूज़ करना है, बराबर। तो हम बाय कंडीशनल लॉ यूज़ करते हैं, P इम्प्लीकेशन Q कंजंक्शन Q इम्प्लीकेशन P, देख रहे हो आप लोग, एग्जैक्ट नहीं हो गया, ठीक है, समझा आपको ये। अब सेकंड आपको क्या करना है, कंटिन्यूसली इस पर फोकस करना है, कंटिन्यूसली क्या करना है, इस पर फोकस करना है, ठीक है। इस पर फोकस करते करते आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको अभी कंजंक्शन चाहिए ना, क्या चाहिए, कंजंक्शन भी चाहिए और नेगेशन भी चाहिए, क्या चाहिए, नेगेशन भी चाहिए, करेक्ट। तो अगर आप देखोगे इम्प्लीकेशन के टाइम पे कौन कौन से रूल्स हैं, आप इम्प्लीकेशन के लिए कोई रूल्स है क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, कंडीशनल ही है। तो आप यहाँ पे कंडीशनल लॉ यूज़ करोगे, कोई और ऑप्शन है क्या, नहीं। इसको देख के आपको क्लियरली समझ गया कि बाय कंडीशनल लॉ यूज़ करना है। अभी यहाँ पे और इसके लिए कोई अलग से लॉ है नहीं, खाली कंडीशनल का ही लॉ है। तो आप कंडीशनल लॉ इस पर क्या करोगे, यूज़ करोगे। तो कैसे लिखोगे इसको, नेगेशन P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन एज इट इज, इस पर भी आप कंडीशनल लॉ यूज़ करोगे, नेगेशन Q डिसजंक्शन P, समझा आपको ये, करेक्ट। अब आप देखो नेगेशन नेगेशन साथ में चाहिए आपको, नेगेशन नेगेशन साथ में चाहिए, बराबर ना। यहाँ पे एक नेगेशन यहाँ पर, एक नेगेशन यहाँ पर है, तो हम, हाँ, कंजंक्शन भी चाहिए बीच में, बराबर, बीच में डिसजंक्शन चाहिए। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट में, अभी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ कर सकते हैं। कौन सा लॉ यूज़ कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव में देखो P Q नेगेशन Q P है ना, P Q नेगेशन P नेगेशन Q सब अलग अलग है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम यूज़ करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज़ करके हम लोग कुछ इस फॉर्म में इसको नोट कर देंगे, करेक्ट। देखो ये दिख रहा है आपको, ये इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को कंपेयर करो, वैसा का वैसा ही है, करेक्ट कि नहीं। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कुछ हद तक मेल खा रहा है ये, हाँ, P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन P कंजंक्शन R है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, और यहाँ पे कितने दिए, 4 दिए। तो इसमें आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे यूज़ कर सकते हो, देखो पहला स्टेटमेंट जो था आपने हैजिटिज लिख दिया, P नेगेशन P हैजिटिज लिख दिया, कंजंक्शन नेगेशन Q डिसजंक्शन P, बराबर।
P को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरा हमने, ये सिंबल एज इट इज रहेगा, ये सिंबल में चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। और Q को फिर से इसके साथ में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझा आपको ये? तो ऐसा करने से क्या हुआ स्टूडेंट, बीच में आपको डिसजंक्शन चाहिए था तो आपको बीच में डिसजंक्शन मिल गया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करने का मोटो क्या था, बीच में आपको डिसजंक्शन चाहिए था ना, और यहाँ पे डिसजंक्शन ऑलरेडी था, करेक्ट। तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करके निगेशन P को पूरे ब्रैकेट के साथ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिसजंक्शन को अलग से लिख दिया, और Q को भी मैंने पूरे ब्रैकेट के साथ में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके ओके, अब वापस हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम वापस से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये क्लियरली वैसे जैसा हो गया, बरोबर। अब यहाँ पे पहला वाला कंजंक्शन है और दूसरा वाला क्या है, डिसजंक्शन है। पहला वाला कंजंक्शन है और दूसरा वाला डिसजंक्शन है, करेक्ट। तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ कर सकते हैं वापस। तो वापस एक बार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करेंगे, निगेशन P कंजंक्शन Q, बरोबर। निगेशन P कंजंक्शन Q, इसको हमने एज इट इज रख दिया, डिसजंक्शन को बीच में, निगेशन P कंजंक्शन P, ठीक है। फिर ये वाला जो सिंबल था उसको एज इट इज रखा, बरोबर। निगेशन Q कंजंक्शन निगेशन Q, करेक्ट। हाँ सॉरी, Q कंजंक्शन निगेशन Q, डिसजंक्शन एज इट इज रखा, Q कंजंक्शन P। समझा आपको ये? तो दो बार हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या की, यहाँ पे यूज़ की। अब Q यूज़ करना है आपको, RHS की साइड पे पहुँचना है, करेक्ट ना। अभी अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, स्टेटमेंट और उसका नेगेशन, स्टेटमेंट और उसका नेगेशन था कहीं पे, स्टेटमेंट और उसका नेगेशन ये रहा है ना, स्टेटमेंट एंड उसका नेगेशन क्या है आपका, फॉल्स। और कोई है दूसरा यहाँ पे, हाँ दूसरा कोई है यहाँ पे, ये भी है, स्टेटमेंट एंड नेगेशन Q, तो दोनों भी यही है। तो इसमें और इसमें हम कौन सा लॉ यूज़ कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ कर दिया हमने, बराबर। स्टेटमेंट और फॉल्स, स्टेटमेंट और फॉल्स कहाँ पे, आइडेंटिटी लॉ में, बराबर। आइडेंटिटी लॉ में है ना ये, तो ये जो है, बराबर, इसमें हम कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से स्टेटमेंट और फॉल्स अगर रहता है तो वो स्टेटमेंट ही आएगा, तो हमने वो स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया। फॉल्स और स्टेटमेंट अगर हुआ तो भी वो स्टेटमेंट ही आएगा, सेम हुआ। इसको घुमा दो तो भी वही हुआ ना। तो इस पे आप अगर चाहिए, इस पे अगर आप चाहिए तो आप कम्यूटेटिव लॉ को यूज़ करके फिर ये लॉ यूज़ कर सकते हैं, एग्जैक्ट ऐसा चाहिए जो कम्यूटेटिव लॉ में हम दो चीज़ों को चेंज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे भले उल्टा लिखा हुआ है तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, चेंज करके हम लोग ये लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आइडेंटिटी लॉ यूज़ करके मैंने ये लिख दिया, करेक्ट। अभी लास्ट में देखो, अभी आप अगर RHS से कंपेयर करोगे तो इन दोनों की जगह चेंज है, P आगे होना चाहिए, Q पीछे होना चाहिए, करेक्ट। तो कौन सा लॉ यूज़ करोगे आप, कम्यूटेटिव लॉ। और इन दोनों की भी जगह आप चेंज कर सकते हो ना, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे। तो कम्यूटेटिव लॉ के साथ में आपका ये सम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ आपने क्या किया, इस पे कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई किया और पूरे सेंटेंस पे भी कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई किया, जिससे आपको ये RHS के बराबर मिल गया। समझा आपको ये? तो बेसिकली जब भी विदाउट ट्रूथ टेबल आएगा तो आपको क्या करना है, बस प्रॉपर्टी पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं वो देखना है, ठीक है। कौन सा प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हैं वो देखना है। पहले इसे देख के हमें क्लियरली मालूम पड़ा बाय कंडीशनल लॉ यूज़ करना है। इसे देख के भी क्लियर मालूम पड़ा आपको कि आपको कंडीशनल लॉ यूज़ करना है। कौन सा लॉ यूज़ करना है, कंडीशनल लॉ यूज़ करना है। इसको देख के, ठीक है, इसे यहाँ पे देखो, डिसजंक्शन, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, तीन अलग अलग है। जब ऐसा अलग अलग साइंस आते हैं तो हम कौन सा लॉ यूज़ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कंजंक्शन और डिसजंक्शन अगर एक ही स्टेटमेंट में है
ठीक है, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करते हैं, करेक्ट। अभी ये अलग अलग सिंबल दो में यूज़ है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में और एक एब्जॉर्प्शन लॉ में। बट एब्जॉर्प्शन लॉ में कि जो स्टेटमेंट बाहर है वो स्टेटमेंट अंदर भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ऐसा नहीं है, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर आपको इस सिम्बॉल्स देख के क्लिक होना चाहिए कि आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करना है, समझा। अलग अलग सिम्बॉल, तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ कर लिया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करने के बाद में फिर से अगर आप देखोगे तो अलग अलग सिम्बॉल है, और जो बाहर है वो अंदर नहीं है, करेक्ट। जो बाहर है वो अंदर नहीं, तो एब्जॉर्प्शन लॉ तो यूज़ होगा नहीं, एक ही बचता आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अगेन आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया है यहाँ पे, समझा आपको ये। उसके बाद में दो बार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ हो गया। फिर उसके बाद में आपने देखा स्टेटमेंट और उसका नेगेशन साथ में आ रहा है, स्टेटमेंट और उसका नेगेशन। तो स्टेटमेंट और उसका नेगेशन एक ही लॉ में, कॉम्प्लीमेंट लॉ में, तो आपने कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ किया, ठीक है। और फिर स्टेटमेंट ऑफ फॉल्स, स्टेटमेंट ऑफ फॉल्स कहाँ पे आ रहा है, आइडेंटिटी लॉ में, तो आपने आइडेंटिटी लॉ यूज़ किया। फिर आइडेंटिटी लॉ यूज़ करने पे आपने देखा कि RHS से मेल खा रहा है, खाली जगह क्या करनी है आपको, चेंज करनी है, तो आपने कम्यूटेटिव लॉ यूज़ किया। क्या यूज़ किया, समझा आपको ये। बढ़े आगे, तो ये सब हिंट है, कुछ छोटे छोटे हिंट है जिससे आप कौन सा लॉ यूज़ करना है वो आप समझ सकते हो, ठीक है। कौन सा लॉ यूज़ करना है वो आप समझ सकते हो। मूविंग अहेड, स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर दिया, करेक्ट। तो सबसे पहले हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, निगेशन और कौन सा, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है ना, ये क्यू के निगेशन नहीं, इसको निगेशन है। एब्जॉर्प्शन तो यूज़ होगा लास्ट में, क्योंकि सिंगल आपको पी चाहिए ना, ये पूरा ख़त्म होगा तब जाके आपको ये पी मिलेगा। तो पूरा ख़त्म करने के लिए आपको पी अंदर चाहिए, बराबर। क्या चाहिए अंदर, पी कंजंक्शन क्यू चाहिए, पी डिसजंक्शन क्यू चाहिए आपको, बराबर। तो अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बाहर को रहने दो आप, बाहर वाले ब्रैकेट को रहने दो। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि बाहर का जो है कंटेंट वो आप एज इट इज रहने दो, आपके अंदर के ब्रैकेट को इसमें कन्वर्ट करना है। एक बार आपका ये ब्रैकेट, अंदर का ब्रैकेट ये बन गया तो आपको आराम से पी मिल जाएगा। तो आपका पूरा फोकस अंदर के ब्रैकेट पे होना चाहिए, ठीक है। अभी अंदर के ब्रैकेट में आपको देखो क्यू और ये क्यू दिख रहा है और एक ही सिंबल है, कौन सा सिंबल है, ये भी डिसजंक्शन और ये भी डिसजंक्शन, एक ही सिंबल किस में यूज़ हो रहा है, एसोसिएटिव लॉ में। किस में यूज़ हो रहा है, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट शिफ्ट कर सकते हो, करेक्ट। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ब्रैकेट शिफ्ट कर सकते हो, बराबर। एसोसिएटिव लॉ का आपने यूज़ किया, ठीक है। ब्रैकेट शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। स्टेटमेंट और उसका नेगेशन, स्टेटमेंट और नेगेशन कौन से लॉ में आता है, स्टेटमेंट और उसका नेगेशन। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ के हिसाब से वो क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ये जो है पूरा कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज करके हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, ट्रू लिख दिया हमने। ये स्टेटमेंट और ट्रू, अभी क्या यहाँ पे आपका स्टेटमेंट और ट्रू, स्टेटमेंट और ट्रू कहाँ पर है, ये रहा स्टेटमेंट और ट्रू। क्या आपका स्टेटमेंट कौन सा ला, हाँ निगेशन ऑफ स्टेटमेंट है ये, तो है वही हुआ, निगेशन कोई भी हो, ये भी एक स्टेटमेंट ही हुआ ना। स्टेटमेंट और ट्रू की तरह ये रहा स्टेटमेंट और ट्रू, अगर होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका ट्रू, ठीक है। तो आपको इसका भी ज़रूरत नहीं पड़ा, आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से आपको ट्रू मिल गया। तो स्टेटमेंट एंड ट्रू, स्टेटमेंट एंड ट्रू कहाँ पर है, स्टेटमेंट एंड ट्रू, तो क्या हो जाएगा वो स्टेटमेंट, बरोबर। तो स्टेटमेंट एंड ट्रू क्या है आपका स्टेटमेंट, आइडेंटिटी लॉ मिल गया पी, तो ये पी हो गया आपका RHS, समझा आपको। स्टार्टिंग में हमें देख के क्या लगा कि भाई एब्जॉर्प्शन वाला प्रॉपर्टी यूज़ होना चाहिए, बट जैसे जैसे हमने फर्दर सॉल्व किया तो आइडेंटिकल लॉ की मदद से आपका ये सॉल्व हो गया। तो पहले हमने पूरा ब्रैकेट पे फोकस किया, एक ही साइन था, एक ही साइन था, तो वो इंडिकेशन था एसोसिएटिव लॉ का। एसोसिएटिव लॉ यूज़ किया, एसोसिएटिव लॉ यूज़ करने पे आपको देखा स्टेटमेंट और उसका निगेशन, स्टेटमेंट और निगेशन कॉम्प्लीमेंट लॉ था, तो हमने कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ किया, फिर ये मिला। फिर हमने देखा निगेशन और ट्रू और फॉल्स, स्टेटमेंट और ट्रू और फॉल्स, स्टेटमेंट और ट्रू और फॉल्स में आइडेंटिकल लॉ था, तो आइडेंटिकल लॉ यूज़ किया, अकॉर्डिंगली अपने को वो मिल गया। दो बार आइडेंटिकल लॉ यूज़ करने पे हमें RHS
मिल गया, समझा। तो आपने बताया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड क्या है वो आपके इक्वल है, ठीक है। तो बेसिकली ये सम सॉल्व करने के लिए पहला चीज़ रिक्वायर्ड है आपको आइडेंटिटी पता होना। सेकेंड चीज़ पता होना चाहिए आपको देख के पता होना चाहिए कौन सा लॉ आप कहाँ पे यूज़ करने वाले हो, ठीक है। ओके, मूविंग अहेड, थर्ड सम पे बढ़े। थर्ड सम, ठीक है, LHS लिख दिया आपने पहला। अब ब्रैकेट के बाहर क्या है आपका निगेशन, ठीक है। तो ब्रैकेट के बाहर निगेशन है और अंदर क्या है इम्प्लीकेशन है। ये पूरे स्टेटमेंट को हम एक ही समझते हैं, पूरे स्टेटमेंट को एक ही समझते हैं। तो इम्प्लीकेशन वाला सिंबल है। निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन क्या होता है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। अगर आप यहाँ पे ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे इम्प्लीकेशन का रूल है बट निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन का रूल नहीं है। निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन का रूल आपने पहले पढ़ा था, करेक्ट। तो वो रूल के हिसाब से क्या था, ये स्टेटमेंट का निगेशन हो जाएगा, ये कंजंक्शन हो जाएगा और ये हैज इट इज रहेगा, है ना। नहीं सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। ये स्टेटमेंट हैज इट इज रहेगा कंजंक्शन, और ये स्टेटमेंट का क्या हो जाएगा निगेशन। निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन क्या है, निगेशन ऑफ, ये कंडीशनल लॉ है। कंडीशनल लॉ में निगेशन नहीं है और ये निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, समझा आपको। ये निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन और ये क्या आपका कंडीशनल लॉ, दोनों में फ़र्क है। कंडीशनल लॉ में ब्रैकेट के बाहर निगेशन नहीं है बट यहाँ पे क्या था ब्रैकेट के बाहर निगेशन, इसलिए आपने ये यूज़ किया, करेक्ट। अच्छा, निगेशन ऑफ निगेशन क्या है आपका, निगेशन ऑफ निगेशन आपका स्टेटमेंट हो जाएगा, बराबर। लॉ ऑफ डबल निगेशन, करेक्ट। लॉ ऑफ डबल निगेशन क्लियर कर देता हूँ। लॉ ऑफ डबल निगेशन समझा आपको ये। अब साइन देखो, साइन कैसी है, ये भी कंजंक्शन और ये भी कंजंक्शन सेम है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, बट आपको ये चाहिए ना, और एब्जॉर्प्शन में साइन अलग अलग होता है। एसोसिएशन लॉ यूज़ कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे भी कंजंक्शन और यहाँ पे भी कंजंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एसोसिएशन लॉ यूज़ करोगे तो ब्रैकेट को शिफ्ट कर दोगे, क्या है यहाँ पे स्टेटमेंट एंड उसका स्टेटमेंट, स्टेटमेंट एंड ये रहा ऊपर वाला, बरोबर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्यू हो जाएगा, बरोबर। और ये आपका RHS है, समझा आपको ये। तो आपको प्रॉपर्टी के साथ साथ में सिम्बॉल्स पे भी ध्यान देना है प्रॉपरली, तो आपको समझेगा, नहीं तो समझेगा नहीं। लास्ट सम है ये भी, फोर्थ सम लास्ट सम है ये वन का, ठीक है। यहाँ पे अभी ये क्या आपका LHS लिख देंगे, पहले हम लोग लिख दिया LHS। अभी कौन सा लॉ यूज़ करेंगे यहाँ पे, बीच में इम्प्लीकेशन का साइन है ना, ठीक है। तो इस लॉ में हम लोग कंडीशनल लॉ यूज़ करेंगे। कौन सा यूज़ करेंगे, कंडीशनल लॉ। इम्प्लीकेशन का साइन होने की वजह से कंडीशनल लॉ। इसमें और इसमें भी फ़र्क है, इसमें ब्रैकेट के बाहर था निगेशन, यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है, भले स्टेटमेंट के आगे निगेशन लिखा है, वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, पहले स्टेटमेंट का निगेशन और क्यू, तो पहले स्टेटमेंट का निगेशन, तो निगेशन ऑफ निगेशन आर, बरोबर। और ये तो हैज इट इज ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, समझा। अब ये निगेशन ऑफ निगेशन है, निगेशन ऑफ निगेशन क्या हो जाएगा आर, ठीक है, समझा आपको ये। अभी नेक्स्ट आपका एक ऊपर है और एक नीचे, ये ऐसा प्रॉपर्टी इसमें सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ही है। तो किसको, डी मॉर्गन लॉ इसमें नहीं है, नीचे कहाँ पर है, ओके हाँ, डी मॉर्गन लॉ, करेक्ट। हाँ, इसको भी सॉल्व कर सकते हो, और हाँ पहला ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं हम लोग, है ना, करेक्ट। तो डी मॉर्गन लॉ हमने यूज़ किया, निगेशन P और निगेशन Q, वो आपका ये। अभी देखो ये ऊपर है, ये और है और ये भी और है, दोनों भी और है, तो आपको एसोसिएशन लॉ यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, बरोबर। तो एसोसिएशन लॉ के हिसाब से हमने क्या किया, सभी ब्रैकेट खोल दिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे
ये चाहिए ना आपको, ये भी ब्रैकेट ओपन, ये भी ब्रैकेट ओपन। क्या करेंगे इधर, Q और R साथ में चाहिए, Q और R साथ में चाहिए ना, Q और R साथ में चाहिए। एक ही सिंबल है तो एक ही कर सकते हैं हम लोग, एक ही सिंबल तो खाली एसोसिएशन में होता है ना, तो वापस से कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा आपको, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से R और Q को मैंने साथ में लिख दिया और P को मैंने अलग कर दिया। देखो कुछ कुछ मिल रहा है उसकी जैसे मिल रहा है, चलो ठीक है। अभी वहाँ पे नेक्स्ट अभी अपने को देखना ये क्या, अपने हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, सिर्फ इस पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए, सिर्फ कंडीशनल लॉ यूज होएगा। तो कंडीशनल लॉ। तो अभी कंडीशनल लॉ को आपको रिवर्स कैटेगरी में यूज़ करना पड़ेगा। हाँ तो ये दिया हुआ है आपको, नहीं हाँ सर। एक मिनट, ये एक स्टेटमेंट है और ये आपको पूरे को दूसरा स्टेटमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। और दो स्टेटमेंट ही आपके हैं, और एक निगेशन में और एक ब्रैकेट में भी लगेगा, बाहर में भी लगेगा। सर ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट में क्या, ब्रैकेट में भी देखिए वो लगेगा और उसके पूरे स्टेटमेंट में भी लगेगा। नहीं। हाँ सर। अच्छा, ये पूरे ब्रैकेट को निगेशन लग जाएगा। ये अपना P, इसको हम P कंसीडर करते हैं, इसको हम कंसीडर करते हैं Q, करेक्ट, क्योंकि निगेशन P तो चाहिए था ना मुझे, इसको हम कंसीडर करेंगे P। तो ये P का क्या हो जाएगा, निगेशन। तो इस स्टेटमेंट के आगे क्या लगा दूंगा मैं, निगेशन। कौन सा लॉ यूज़ किया मैंने, कंडीशनल लॉ कंडीशनल सर वही ब्रैकेट हाँ। में यूज किया हम लोग ने कंडीशनल लॉ। ओके, हाँ समझा करेक्ट। तो ब्रैकेट के अंदर हमने क्या यूज़ किया, कंडीशनल लॉ यूज़ किया, करेक्ट। अभी वापस से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसको इससे ऑब्जर्व करो, अभी सर इसको वापस से कंडीशनल लॉ यूज कर सकते हैं। ये कंडीशनल लॉ यूज़ करने के लिए ये स्टेटमेंट और ये आपका दूसरा स्टेटमेंट, ये तो एज इट इज चाहिए ना आपको। हाँ। तो ये आपकी पहला स्टेटमेंट, ये आपका दूसरा स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट निगेशन है और डिसजंक्शन है, और आपका दूसरा स्टेटमेंट है, बरोबर। तो कंडीशनल लॉ के हिसाब से यहाँ पे इम्प्लीकेशन का साइन आ जाएगा, करेक्ट। तो ये एज इट इज इम्प्लीकेशन निगेशन क्यों नहीं, कम्यूटेटिव लॉ। पहले मैंने जगह चेंज किया, क्या किया मैंने, जगह चेंज किया। अभी हम कंडीशनल लॉ यूज़ करेंगे, कंडीशनल लॉ अभी भी यूज़ नहीं होगा, ठीक है। पहले हमने क्या किया, जगह चेंज किया, फिर हमने ये स्टेटमेंट में भी आगे क्या लगाया हमने, निगेशन, निगेशन ऑफ निगेशन। इस स्टेटमेंट को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो ना, निगेशन ऑफ निगेशन स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट को आप निगेशन ऑफ निगेशन लिख सकते हो, करेक्ट। अभी ये आपका P हो गया और ये क्या हो गया आपका Q। ये P के आगे निगेशन लगा हुआ है और ये Q। तो आप कौन सा लॉ यूज़ करोगे यहाँ पे अभी, कंडीशनल। तो कंडीशनल लॉ के हिसाब से आपको ये मिल गया, इक्वल टू RHS, ठीक है। वापस एक बार रिकैप करते हैं सब। सबसे पहले हमने LHS लिख दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक ही था यहाँ पे क्लियरली दिख रहा था, यहाँ पे हमें कौन सा लॉ यूज़ करना है, कंडीशनल लॉ यूज़ करना है। तो हमने कंडीशनल लॉ यूज़ किया यहाँ पे। उसके बाद में निगेशन साथ में था, तो निगेशन ऑफ निगेशन यूज़ किया इस स्टेप पे, ये मिल गया आपको। नेक्स्ट साइन अलग अलग था आपका, तो डी मॉर्गन लॉ यूज़ कर, नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं, अच्छा सॉरी, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, ब्रैकेट को सॉल्व करके हमने डी मॉर्गन लॉ यूज़ किया। इस ब्रैकेट को कंसीडर करके हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, ठीक है। फिर साइन एक जैसी थी तो एसोसिएटिव लॉ यूज़ किया हमने इस पर, ठीक है। वापस से साइन एक जैसी थी तो वापस से एसोसिएटिव लॉ यूज़ किया। क्यों किया वापस से, क्योंकि हमें Q और R का ग्रुप चाहिए था, बराबर, ग्रुपिंग हो गया। उसके बाद में कंडीशनल लॉ, ब्रैकेट के अंदर हाँ ब्रैकेट के अंदर के स्टेटमेंट के अंदर हमने कंडीशनल लॉ भी क्यों लगाया, क्योंकि Q और R साथ में तो चाहिए था, बट बीच में क्या चाहिए था अपने को, ठीक है ना, कंडीशनल इम्प्लीकेशन का साइन चाहिए था। तो हमने कंडीशनल लॉ के थ्रू इसमें ये चेंजेस किए, ये हो गया। फिर हमें हमने जगह चेंज की, क्योंकि ये पहला और ये बाद में, तो कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से हमने जगह चेंज कर दी, ठीक है। फिर ये ट्रिकी स्टेप था, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड में नेगेशन था, तो नेगेशन पुट करना पड़ेगा, तो इसको नेगेशन ऑफ नेगेशन डाल दिया, ठीक है। अब ये बन गया आपका क्या बोले, कंडीशनल लॉ का रूल। पहला स्टेटमेंट में नेगेशन और दूसरा स्टेटमेंट, बराबर।
तो ये पहले स्टेटमेंट में नेगेशन और ये आपका दूसरा स्टेटमेंट। तो कंडीशनल लॉ के हिसाब से क्या बन गया आपका RHS बन गया, करेक्ट। पहले स्टेटमेंट का नेगेशन था ना, पहले स्टेटमेंट का नेगेशन तो उसके जगह पे P लिख दिया आपने, मतलब ये पूरा स्टेटमेंट ही लिख दिया आपने, अंदर का पूरा स्टेटमेंट। नेगेशन चला गया, अगर यहाँ पे नेगेशन है तो नेगेशन चला जाएगा, तो बाहर जो नेगेशन था वो बाहर का नेगेशन चला गया, अंदर का तो एज इट इज ही रहेगा ना। इम्प्लीकेशन ये एज इट इज लिख दिया मैंने, और ये आपका RHS था, समझा आपको ये? डन, आगे बढ़ते हैं। ओके, फिफ्थ सम। अभी यहाँ पे आप कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करोगे? कंडीशनल। एरो दिख गया मतलब क्या आपका यहाँ पे कंडीशनल लॉ, बरोबर। तो कंडीशनल लॉ यूज़ करोगे तो पहले स्टेटमेंट का नेगेशन और दूसरा स्टेटमेंट, बरोबर। उसके बाद में अभी ये डी मॉर्गन लॉ यूज़ करेंगे, बरोबर है। इसके आगे नेगेशन था तो नेगेशन स्टेटमेंट के आगे अगर नेगेशन है तो डी मॉर्गन लॉ यूज़ करोगे। इसको नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? डिसजंक्शन भी बोल सकते हो। तो क्या हो जाएगा ये नेगेशन P एंड नेगेशन Q, बाकी एज इट इज, करेक्ट। अभी साइन अलग अलग है तो कौन सा लॉ यूज़ करोगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बरोबर। तो यहाँ पे कौन सा लॉ यूज होगा अभी आपका? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बरोबर। तो नेगेशन P, डिसजंक्शन R एंड हैज इट इज बीच में रख दिया आपने, नेगेशन Q, डिसजंक्शन R, करेक्ट। डिस्ट्रीब्यूटिव। अभी देखो एक मिनट यहाँ पे आपका देखो ये है ना, ये इसका उल्टा चालू करना पड़ेगा आपको कंडीशनल लॉ, तो एरो आएगा आपका RHS फाइंड करने के लिए, है ना। आपका फोकस RHS पे होना चाहिए, किस पे होना चाहिए? RHS पे भी होना चाहिए और लॉस पे भी होना चाहिए। तो आप लिख सकते हो कंडीशनल लॉ यूज़ कर दिया आपने ये। अब आपको क्या करना है? मिल गया ना, कुछ करना ही नहीं, हो गया, समझे आपको ये? तो देखा आपने ये, थोड़ा सा प्रैक्टिस, फोकस और ऑटोमेटिकली आपका ये चैप्टर, ये सारे सम्स आपको आ जाएंगे, ठीक है। आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। मूविंग टू सेकंड, यूजिंग द एल्जिब्रा ऑफ स्टेटमेंट प्रूव दैट। तो सेम वही है, यहाँ पे विदाउट यूजिंग द ट्रूथ टेबल करके नहीं लिखा है, बट उसकी जगह पे क्या लिखा है? एल्जिब्रा ऑफ स्टेटमेंट। ये सब क्या आपके एल्जिब्रा ऑफ स्टेटमेंट ही है। पहले सब में लिखा है ट्रूथ टेबल यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे एल्जिब्रा ऑफ स्टेटमेंट लिखा हो, बरोबर। तो पहले हम LHS नोट कर देते हैं, ओके। तो देखो ये सब को हटा के आपको किस पे फोकस करना है? P पे। इस सब की जगह पे आपको क्या चाहिए? P। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये देखो इसको तो रहने दो फिलहाल, इसको तो रहने दो एक बार, इस पे फोकस करते हैं अपन। एसोसिएटिव लॉ यूज, साइन एक ही है यहाँ पे, एसोसिएटिव लॉ। यहाँ पे जो अलग अलग है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ हो सकता है, बरोबर, बट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से और वास्ट होगा। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को यूज़ करते हैं हम लोग वास्ट करने के लिए, बड़ा करने के लिए, बट हमें तो यहाँ पे ख़त्म करना है चीज़ों को, तो इससे हम फिलहाल रहने देते हैं एज इट इज़, फोकस इस पे करते हैं। इस पे फोकस किया तो क्या था आपका? दोनों पे एसोसिएटिव लॉ। अभी एसोसिएटिव लॉ किसका आप करोगे? यहाँ पे देखो Q और R है, तो यहाँ पे भी आप Q और R को साथ में लेके आओगे, क्या हुआ? बरोबर ना। अभी मैंने इसी का ग्रुपिंग क्यों किया? क्योंकि बाजू में जो था उसी का, उसकी जैसा मेरे को बनाना था, करेक्ट, इसलिए मैंने इसका ग्रुपिंग किया, समझा आपको ये? उसके बाद में ये देखो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट में अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या फ़र्क है? ये P पहले और ये बाद में ना, और यहाँ पे ये आगे पीछे, मतलब खाली क्या है? आगे पीछे नंबर्स, ये और ये एक जैसे, इसमें नेगेशन है, तो हम लोग कम्यूटेटिव लॉ यूज़ करेंगे। कौन सा यूज़ करेंगे? तो कम्यूटेटिव लॉ यूज़ करके, इसको तो मैंने एज इट इज से रखा, इसमें मैंने एक मिनट क्या किया, हाँ अंदर की टर्म्स को मैंने स्विच कर दिया, बरोबर ना। अभी जब आपने इसको कंपेयर किया तो यहाँ पे आगे पीछे था, तो
तो मैंने इसे क्या कर दिया, स्विच कर दिया, ठीक है। अब साइन अलग अलग है बाहर का, डिस्ट्रीब्यूशन होना यहाँ पे, बट इसको रहने देते हैं एज इट इज। डी मॉर्गन में चाहिए। डी मॉर्गन हाँ यूज कर सकते हैं। इसमें एक ही- बाहर आ जाएगा और ये कंजक्शन डिसजंक्शन में बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने डी मॉर्गन यूज़ किया, हाँ ठीक है। इसमें हमने क्या यूज़ किया, डी मॉर्गन। तो इसी स्टेटमेंट पे हमने वापस फोकस किया। आप देखो दो स्टेटमेंट का अगर निगेशन है, बरोबर, तो वो निगेशन बाहर जा, दोनों में निगेशन था, निगेशन को हमने बाहर ले लिया, बरोबर। अब देखो इसका, हाँ साइन पॉजिटिव हो गया, अंदर के दोनों टर्म का क्या हो गया, साइन पॉजिटिव हो गया, बरोबर। नहीं मतलब वो मतलब कंजंक्शन डिसजंक्शन में बदल गया। हाँ कंजंक्शन डिसजंक्शन में बोल गया, बरोबर। यहाँ पे ये भी था प्रॉब्लम, बरोबर ना। अभी अभी अगेन इसको आइडेंटिकल बनाने के लिए ब्रैकेट आना चाहिए। इसको मैं अगर घुमा दूँ तो एकदम आइडेंटिकल हो जाएगा, हाँ खाली नेगेशन का ही रहेगा। कम्यूटेटिव लॉ यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे, कम्यूटेटिव लॉ यूज़ कर दिया, करेक्ट। अब नेक्स्ट, ठीक है। अभी अभी तो डिस्ट्रीब्यूशन ही बचता है। ये पहला स्टेटमेंट और ये आपका दूसरा स्टेटमेंट, साइन अलग अलग है, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज़ करके देखते हैं। तो P को नहीं हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही यूज़ किया, बट यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो बड़ा ब्रैकेट था ना उसको इसमें कन्वर्ट किया, अदर वे राउंड किया हमने सॉल्व, समझा आपको। तो ये टर्म से इस टर्म में नहीं गए, इस टर्म से हम इस टर्म पे गए, तो इसको हम कंपेयर करते पहला, जो पूरा लिखा है स्टेटमेंट P कॉमन बार निकाल दिया। या ये वाला यहाँ पे देखो, ये रहा, मार्किंग गलत की मैंने यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ, ये रहा P एंड Q है, तो ये P एंड Q, ये P है, ये Q है, बरोबर। P एंड Q दिख रहा है, ये पूरे स्टेटमेंट को Q कंसीडर करो फिलहाल इससे कंपेयर करने के लिए, और P एंड R ये अलग स्टेटमेंट है ना, निगेशन है इसलिए अलग हो गया। तो ये P एंड Q और P एंड R, ठीक है। अगर ऐसा रहेगा तो P कॉमन आ जाएगा, P को मैंने बाहर निकाल दिया, एंड आ गया, और Q, ये Q है और ये आपका R है, ठीक है, Q और R। तो मैंने इस स्टेटमेंट से इस स्टेटमेंट में इसको क्या किया, कन्वर्ट किया, समझे आपको। ये हो गया आपका स्टेटमेंट और उसका नेगेशन, स्टेटमेंट और उसका नेगेशन, बरोबर, यही है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रू, बरोबर। स्टेटमेंट एंड ट्रू, किधर है स्टेटमेंट एंड ट्रू, हमने पढ़ा था, कहाँ पे था वो, स्टेटमेंट एंड ट्रू, बरोबर ना। स्टेटमेंट एंड ट्रू इज नथिंग बट स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट एंड ट्रू इज नथिंग बट स्टेटमेंट, समझा आपको ये। और ये आ गया आपका RHS। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिखा, बरोबर। राइट हैंड साइड का इस टर्म को एज इट इज इंटीग्रल दिया, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ये क्या होता था, बढ़ता था, हमें बढ़ाना नहीं है, कम करना है। फिर हमने इस पर फोकस किया, इस पर हमने ग्रुपिंग किया, इसको इस टर्म को देख के हमने क्या किया, ग्रुपिंग किया, Q और R को साथ में ला दिया, ठीक है। फिर ये दोनों टर्म को आइडेंटिकल बनाने के लिए हमने कम्यूटेटिव लॉ यूज़ करके, जगह चेंज कर दी ब्रैकेट का। एक मिनट, ये तो हो गया ना आपका, इससे हमने इसका ग्रुपिंग किया। हाँ, फिर कम्यूटेटिव लॉ यूज़ करके हमने एग्जैक्टली, अभी इसमें फ़र्क क्या है, ये Q और R है, ये R और Q है, तो हमने इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके जगह चेंज किया, बरोबर। उसके बाद में हाँ, दोनों में नेगेशन था, तो डी मॉर्गन में भी हमने रिवर्स वाला स्ट्रेटेजी यूज़ किया। कौन सा वाला स्ट्रेटेजी, रिवर्स वाला स्ट्रेटेजी, यही था। इससे मैंने ये फॉर्म में लिख दिया, बरोबर।
ये फॉर्म में लिखने के बाद में वापस से मैंने कम्यूटेटिव लॉ यूज़ किया, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल बनाने के लिए मैंने कम्यूटेटिव लॉ का यूज़ किया। कम्यूटेटिव लॉ यूज़ होने के बाद में इसे मैंने पूरे ब्रैकेट को कंपेयर किया, एक ये टर्म है, दूसरा टर्म और ये दूसरा टर्म, बरोबर ना। एक मिनट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किधर है अपना? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये रहा, करेक्ट। P कॉमन R। हाँ, P एंड Q और P एंड R, बरोबर। इसको मैंने रिड्यूस करके इस फॉर्म में लिख दिया, बरोबर। और स्टेटमेंट और उसका नेगेशन, ट्रू स्टेटमेंट और ट्रू स्टेटमेंट इक्वल टू RHS, ठीक है। अगेन स्टूडेंट, एक से दो बार आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में फ्लो बैठ जाएगा, ठीक है। लॉजिक भी बैठ जाएगा, टेंशन मत लो, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अल्टीमेटली आप जब प्रैक्टिस करोगे तब भी आपको ये सम्स दिमाग में बैठेगा। नेक्स्ट, LHS लिख दिया पूरा मैंने, ठीक है। अब आपको सिर्फ ये चाहिए, बरोबर, P एंड Q डिसजंक्शन, P एंड निगेशन Q डिसजंक्शन, P एंड निगेशन Q, बरोबर। तो सबसे पहला हम क्या करें? P एंड Q और P एंड निगेशन Q, ब्रैकेट ओपन कर दे सबका, नहीं, एसोसिएटिव लॉ। अच्छा, हमने तीन टर्म थे, अच्छा इन लोगों ने पूरे इस टर्म को एक कंसिडर किया, दूसरा ये टर्म और तीसरा ये टर्म, ठीक है। तीन टर्म है, तीनों टर्म एक ही साइन से कनेक्टेड है, इसलिए एसोसिएटिव लॉ करके इसका क्या बना दिया? ग्रुप, बराबर। इनका क्या बना दिया? ग्रुप, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या यूज़ किया? एसोसिएटिव लॉ यूज़ किया, ठीक है। नेक्स्ट, ये P एंड निगेशन Q है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ यूज़ किया, कैसे यूज़ किया देखते हैं। कम्यूटेटिव लॉ में हम क्या करते हैं? जगह चेंज करते हैं, करेक्ट। तो इसकी भी जगह चेंज किया हमने, इसकी भी जगह चेंज की, बराबर। दोनों निगेशन Q वाला साथ में लिख दिया हमने यहाँ पे, बराबर। अब इसको मेरे हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाला यूज़ करेंगे, हमने लास्ट सब में किया था ना, वैसे यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। P एंड Q और P एंड R, बराबर। ये किसमें चेंज हो जाएगा? अभी इसमें आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, बराबर ना। तो ये हो गया आपका P, ये पहला वाला टर्म P था ना आपका, एंड एक मिनट वापस कन्फ्यूज होगा। पहला टर्म जो हुआ आपने एज लिख दिया, बराबर। निगेशन Q है वो है यहाँ पे, फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है? ये वाला टर्म, बराबर। एक मिनट, ये पहला टर्म एज लिख दिया, कंजंक्शन लिख दिया आपने, फिर ब्रैकेट डाल दिया आपने यहाँ पे, फिर Q है, Q मतलब दूसरा वाला टर्म। दूसरा वाला टर्म क्या था आपका यहाँ पे? P था, बराबर। दूसरा वाला टर्म लिख दिया, और तीसरा वाला टर्म निगेशन P, बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट और उसका निगेशन क्या है आपका? स्टेटमेंट और उसका निगेशन, स्टेटमेंट और उसका निगेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ट्रू, कॉम्प्लीमेंट लॉ के हिसाब से ये ट्रू हो गया। निगेशन और ट्रू क्या होगा? स्टेटमेंट एंड ट्रू, सॉरी निगेशन को अवॉइड करो। स्टेटमेंट एंड ट्रू कहाँ पर है आपका? आइडेंटिटी लॉ में स्टेटमेंट एंड ट्रू। व्हाट इज स्टेटमेंट एंड ट्रू? स्टेटमेंट ही है, इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो? स्टेटमेंट लिख दिया आपने, वो सिंपल, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए? ऑलमोस्ट हम लोग क्लोज है, निगेशन चाहिए ना। साइन भी चेंज है यहाँ पे, P एंड Q नहीं, P और Q है, अंदर और बाहर साइन अलग अलग है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ होगा। कौन सा लॉ यूज़ होगा? तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे यूज़ करोगे, तो P डिसजंक्शन निगेशन Q, बरोबर, एंड एज इट इज Q डिसजंक्शन निगेशन Q, करेक्ट।
तो जो चाहिए था आपको वो मिल गया। अभी है बरोबर। अभी स्टेटमेंट और उसका नेगेशन क्या होता है? स्टेटमेंट और उसका नेगेशन ट्रू। स्टेटमेंट और ट्रू क्या होगा? स्टेटमेंट और ट्रू स्टेटमेंट। बराबर। कौन सा लॉ है ये आपका? आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से हमें अपना आरएचएस मिल जाएगा। बराबर। समझा आपको ये सेकंड सम भी? ये एक्सरसाइज का लास्ट सम। स्टेटमेंट दिया लेफ्ट हैंड साइड ये आपका, ठीक है। इससे हमें राइट हैंड साइड के पास पहुंचना है, करेक्ट। तो ये पूरा आपका स्टेटमेंट, ये एंड, ये आपका दो स्टेटमेंट, बराबर ना। ये पूरे को एक कंसीडर करो आप, एक ये आपका एंड और ये अंदर के आपके दो अलग अलग स्टेटमेंट, करेक्ट। उसके हिसाब से क्या होगा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि देखो एक ये साइन और एक ये साइन अलग अलग साइन है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करोगे आप लोग, तो P को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरे ब्रैकेट के साथ में और अलग से ले लिया, करेक्ट। और Q को भी मैंने पूरे ब्रैकेट के साथ में क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट, करेक्ट। समझा आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे यूज़ हुआ है यहाँ पे? नेक्स्ट वापस से देखो, दो अलग अलग साइन है, दो अलग अलग साइन है, तो वापस से कौन सा लॉ यूज़ करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये P एंड निगेशन P और P एंड निगेशन Q, बरोबर। डिसजंक्शन Q एंड निगेशन P और P एंड निगेशन Q एंड निगेशन Q। समझा आपको ये? तो दो बार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया। अब आप स्टेटमेंट और उसका निगेशन क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ किया हमने यहाँ पे, ये रहा कॉम्प्लीमेंट लॉ। स्टेटमेंट और उसका नेगेशन क्या होगा? ट्रू। स्टेटमेंट एंड उसका नेगेशन क्या होगा? फॉल्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट एंड नेगेशन है ना, तो फॉल्स हो गया आपका ये। स्टेटमेंट एंड नेगेशन है ना उसका, ये भी फॉल्स हो गया आपका। समझा आपको ये? फॉल्स और स्टेटमेंट, ये पूरे को एक ही कंसीडर करो, फॉल्स और स्टेटमेंट। ये भी क्या आपका? स्टेटमेंट और फॉल्स। तो ये क्या होगा आपका? आइडेंटिटी लॉ। स्टेटमेंट और फॉल्स है, दो स्टेटमेंट, दोनों भी स्टेटमेंट, ये पूरा एक ही है, स्टेटमेंट और फॉल्स, स्टेटमेंट और फॉल्स। तो दोनों भी क्या होगा? स्टेटमेंट स्टेटमेंट हो गया आपका ये, इक्वल टू RHS। नहीं सॉरी, RHS नहीं है अभी तक, ये आपका अच्छा, हमें इसकी जगह चेंज करनी थी ना, तो हमने कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई किया इसके ऊपर। कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करने के बाद में RHS और ये इक्वल हो गया, इक्वल टू RHS। समझा आपको ये? स्टूडेंट ये सम्स प्रैक्टिस करने के लिए पहला चीज़ आपको लॉस एकदम थरो होना चाहिए। सेकेंडली सम सॉल्व करते करते आपको साइन के ऊपर काफ़ी ध्यान देना है। साइन के ऊपर ध्यान देने के साथ साथ में आपको RHS पे भी फोकस करना है, क्योंकि साइन आपको इंडिकेट करेगी कि कौन सा लॉ आपको यूज़ करना है। आपको एक ही चीज़ इंडिकेट करने वाला, वो क्या आपका? साइन। और दूसरा क्या इंडिकेट करने वाला आपका? RHS भी। RHS को अगर आप फोकस करोगे तो धीमे धीमे आपको चीज़ें क्लियर होती रहेगी। प्रैक्टिस करना है आपको कम से कम दो बार करने के बाद में शायद आपको ये सारे सम्स आपको इजीली आ जाए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस कब आएंगे? जब आपको लिखा होगा विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल या स्टेटमेंट ऑफ एल्जेब्रा, ठीक है। ऐसा स्टेटमेंट आया तो आपको इस तरीके से सम सॉल्व करना है, लॉ को आपको यूज़ करना है, ठीक है। ओके, मूविंग टू एक्सरसाइज 1.10, ठीक है। ओके, तो कॉन्सेप्ट बिफोर सॉल्विंग 1.10, जनरलाइज द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट को आपको वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट क्या देता? ऑल एक्स आर वाई, ऑल एक्स आर वाई। तो दिखती बात, एक सबसे बड़ा सेट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट्स में जितने भी एक्स है वो वाई भी है, तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑल एक्स आर वाई। तो एक्स जो है वो वाई की क्या होगा? अंदर होगा। एक्स जो है वो वाई के ऑल एक्स आर वाई, ठीक है। और वहाँ पे आप लिखोगे एक्स इज सबसेट ऑफ वाई। सेट्स के टर्म में आप इस फॉर्म में लिख सकते हो ना, एक्स इज सबसेट ऑफ वाई, ठीक है। मैंने डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की है। ये यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट है आपका, एक्स में 2, 4, 6, 8 ही है,
और वाई में हाँ सर्टन नंबर सी है, ठीक है। तो एक्स में जितने भी नंबर है वो वाई में भी है, तो हम बोल सकते हैं ऑल एक्स आर वाई। नेक्स्ट, व्हेन ऑल एक्स आर वाई एंड ऑल वाई आर एक्स, तो एक्चुअली दोनों भी सेट अलग अलग नहीं हुए, एक ही हुए, तो एक ही मैंने ड्रॉ किया, एक्स इज इक्वल टू वाई। सिंबॉलिक फॉर्म में आप इसी तरीके से इसको लिखोगे, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट का आपको वेन डायग्राम कैसे बनाना समझा। ऑल एक्स आर वाई, वेन डायग्राम इस तरीके का बनेगा। ऑल एक्स आर वाई एंड ऑल वाई आर एक्स, स्टेटमेंट डायग्राम इस तरीके का बनेगा, ठीक है। और उसके बाद में सम एक्स आर वाई, सम एक्स आर वाई, ठीक है, सम एक्स आर वाई। तो कुछ कुछ एक्स जो है वो वाई भी है, कुछ कुछ एक्स जो है वो वाई भी है, मतलब एक्स की कुछ एलिमेंट वाई में भी है, मतलब ये वाला रीजन, बराबर ना। सम एक्स आर वाई, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक्स इंटरसेप्शन वाई इज नॉट एम्प्टी सेट। जो इंटरसेप्शन है दो सेट्स का वो एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर कुछ तो एलिमेंट है, ठीक है। कंपेयर करोगे तो यहाँ पे क्या है 6, बराबर 6 6 वो एलिमेंट है जो कॉमन आ रहा है बीच में, तो 6 यहाँ पे आएगा, बराबर। यहाँ पे क्या आएगा 2 4 6 नहीं 2 4 8, यहाँ पे 6 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 3 9। तो ये जो 6 है वो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, तो सम एक्स आर वाई आप बोल सकते हो, ठीक है। और इसका कंक्लूजन क्या होगा कि उनका जो इंटरसेप्शन है वो कॉमन, सॉरी इंटरसेप्शन जो है वो एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी नहीं है। लास्ट नो एक्स आर वाई, एक्स और वाई एकदम अलग अलग हुए, तो दोनों अलग अलग हो गए, और उनका इंटरसेप्शन क्या हुआ एम्प्टी हुआ। एंड लास्ट सम एक्स आर नॉट वाई, सम एक्स आर नॉट वाई, एक्स की कुछ कुछ नंबर्स है जो वाई नहीं है, ठीक है। ये तो वाई में भी आ रहा है, तो जो प्योरली एक्स को बिलोंग करता है वो यही है शेडेड रीजन। तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, बराबर। इस तरीके से आपको ये सब, हाँ मतलब कुछ एक्स ऐसे है, आपको वो बताना है, कुछ एक्स जो वाई में नहीं है, कुछ एक्स जो वाई में नहीं है, कुछ एक्स जो वाई में नहीं है बताने के लिए आपको, बराबर इसी तरीके से बताया एक्स माइनस वाई, एक्स में से, एक्स के पूरे एलिमेंट में से वाई के सारे एलिमेंट, मतलब जो कॉमन था एक्स और वाई में उस एलिमेंट को भी माइनस कर दो, ठीक है, तो इक्वल टू एम्प्टी, बराबर, ये आपको बताना है। तो रिप्रेजेंट द ट्रूथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय वेन डायग्राम, ठीक, वेन डायग्राम के साथ में आपको ट्रूथ को रिप्रेजेंट करना है, बराबर ना। पहला, सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट, तो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट को आप एक्स ले लो, ओबीडियंट को वाई ले लो। अभी स्टेटमेंट कैसा हो गया, सम एक्स आर वाई, सम एक्स आर वाई। तो आपको जो मैंने एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट दिया उस पर फोकस करना है, सम एक्स आर वाई, कुछ एक्स है जो वाई में भी है, ठीक है। तो डायग्राम कैसा होगा, पहला डायग्राम देने के पहले आपको यूनिवर्सल सेट एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, बराबर। तो यू क्या होगा, ऑल सेट्स ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात की है ना, तो ऑल सेट्स ऑफ स्टूडेंट। एक्स क्या होगा आपका, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, सेट्स ऑफ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, ठीक है। एच लिया मैंने, हार्ड वर्किंग के हिसाब से एच लिया, आप कोई भी लेटर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सेट्स में, बट मेक श्योर आपका जो लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। और ओबीडियंट का मैंने ओ ले लिया, ओ सेट्स ऑफ ऑल ओबीडियंट स्टूडेंट, ठीक है। वेन डायग्राम बनाना आपको, ये डायग्राम हो गया आपका, बराबर। सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट, तो यहाँ भी जो स्टूडेंट्स लाई कर रहे हैं और ओबीडियंट, तो ये आपको ये रीजन को शेड करना चाहिए, एक्चुअली मैंने शेड ये कर दिया, ये वाला रीजन क्या होना चाहिए, शेडेड होना चाहिए, करेक्ट ना। तो एच इंटरसेप्शन ओ इज नॉट एम्प्टी, मतलब कुछ तो है, कुछ स्टूडेंट ऐसे जो हार्ड वर्किंग भी और ओबीडियंट भी है, ठीक है। लास्ट में आप फाइनल आंसर लिखोगे, द वेन डायग्राम रिप्रेजेंट ट्रूथ ऑफ द गिवन स्टेटमेंट दैट इज एच इंटरसेप्शन ओ इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। ये सारे जो स्टेटमेंट है वो आपका फाइनल कंक्लूजन और फाइनल आंसर है, ठीक है। तो आपको ये लिखने के बाद में वेन डायग्राम बनाना है, वेन डायग्राम में भी ऐसे प्रेजेंट करना, फिर वापस फाइनल आंसर में ये लिखना है। नेक्स्ट क्या है, नो सर्कल आ पॉलीगॉन, सर्कल को हम एक्स लेते हैं, पॉलीगॉन को हम वाई लेते हैं, नो एक्स आर वाई, ठीक है। तो एक्स अलग और वाई अलग, करेक्ट। अभी ये सब सर्कल क्या ज्योमेट्री के डायग्राम थे, बराबर। सर्कल ज्योमेट्रिकल शेप है, पॉलीगॉन ज्योमेट्रिकल शेप है, तो सेट ऑफ ऑल क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर इन अ प्लेन, ठीक है। ये भी क्लोज फिगर है, ये भी क्लोज फिगर है ना,
तो सेट्स ऑफ ऑल क्लोज फिगर इन अ प्लेन, ज्योमेट्रिकल फिगर इन अ प्लेन, ठीक है। पी सेट्स ऑफ ऑल पॉलीगॉन, सी सेट्स ऑफ ऑल सर्कल। अब पी और सी कैसे हो गए, दोनों भी अलग अलग हो गए, बरोबर ना, दोनों भी अलग अलग, और इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी, मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। बाद में फाइनल ये स्टेटमेंट लिखोगे, द वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द ट्रूथ ऑफ द गिवन स्टेटमेंट दैट इज पी इंटरसेक्शन सी इज एम्प्टी, ठीक है। नेक्स्ट, all teachers are scholar and all scholars are teacher, all x are y and all y are x, दोनों भी एक ही है, तो अलग अलग सेट नहीं आएगा आपका, दोनों भी एक ही के अंदर आएगा, एक ही सर्कल आएगा आपका, ठीक है। सेट्स ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, टीचर और स्कॉलर ह्यूमन बींग्स है, तो हमने यूनिवर्सल सेट को ह्यूमन बींग ले लिया। सेट्स ऑफ ऑल टीचर टी, सेट्स ऑफ ऑल स्कॉलर एस, टी और एस के लिए अलग अलग डायग्राम बनेगा क्या, नहीं, एक ही में बना देंगे सर्कल, और टी इक्वल टू एस, बरोबर। द वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द ट्रूथ ऑफ द गिवन स्टेटमेंट दैट इज टी इज इक्वल टू एस, ठीक है। नेक्स्ट, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस देन इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रोम्बस है, बरोबर, पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो लेट यू यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ऑल क्वाड्रिलेटरल, ये भी क्वाड्रिलेटरल, ये भी क्वाड्रिलेटरल, सेट्स ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल आप लिख सकते हो, सेट्स ऑफ ऑल क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिवर्सल सेट इज नॉट अ प्रॉब्लम, आपने जो पहले वाले में लिखा था सर्कल ऑफ पॉलीगॉन में, वो चीज़ यहाँ पे भी लिख सकते हो, और ज़्यादा स्पेसिफिक करना है तो आप ऑल क्वाड्रिलेटरल भी लिख सकते हो, ठीक है। पी सेट्स ऑफ ऑल पैरेललोग्राम, आर सेट्स ऑफ ऑल रोम्बस, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस देन इट इज अ पैरेललोग्राम, रोम्बस पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस को हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, बराबर, या बट हम रोम्बस को पैरेललोग्राम बोल सकते, पैरेललोग्राम को रोम्बस बोल सकते हैं क्या, नहीं। तो जो रोम्बस है वो सबसेट है पैरेललोग्राम का, किसका सबसेट है, समझा आपको ये, आर इज सबसेट ऑफ P. The Venn diagram represents the truth of the given statement, that is R is subset of P. समझा आपको ये, कितना समय और, ठीक है। Draw the Venn diagram of the truth of each of the following statements. Okay. Next sum. Some share broker are chartered accountant, तो some x are y, some x are y, ठीक है। तो let set of all human being, S sets of all share broker, C sets of all chartered accountant, ठीक है। डायग्राम कैसा होगा, some share broker are chartered accountant, हम इसकी बात कर रहे हैं, शेडेड रीजन मेरा ये होना चाहिए ना, some x are y, okay. Next, the Venn diagram represents the truth of the given statement, that is S intersection C is not equal to empty set, ठीक है। Next, no wicket keeper is bowler in a cricket team, ठीक है। No wicket keeper is a bowler, no X are Y, correct। All sets of human being, all sets of player भी लिख सकते हो, again universal sets is not a problem, ठीक है। तो सेट्स ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, W सेट्स ऑफ ऑल विकेट कीपर, B सेट्स ऑफ ऑल बॉलर, बरोबर। डायग्राम, नो विकेट्स कीपर आर बॉलर, स्टेटमेंट पढ़ के आपको वो क्लिक हो जाना चाहिए, ठीक है ना। नो विकेट्स कीपर आर बॉलर, दोनों अलग अलग है, तो उनका इंटरसेप्शन क्या होगा आपका, एम्प्टी। तो वेन डायग्राम आपका लास्ट आंसर, वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द ट्रूथ ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, दैट इज W यानी कि विकेट कीपर्स इंटरसेप्शन बॉलर्स इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। थर्ड, और डायग्राम पहले से बन गया, सम नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर नॉट रिच, अभी यहाँ पे आप ह्यूमन बीइंग ही लिखोगे, बराबर। सेट्स ऑफ ऑल नॉन रेसिडेंट इंडियन, करेक्ट, सेट्स ऑफ ऑल नॉन रेसिडेंट इंडियन आर सेट्स ऑफ ऑल रिच पीपल, बराबर। अभी डायग्राम में क्या होगा, सम नॉन रेसिडेंट, मैंने कि सम n आर नॉट, सम n आर नॉट y, सम n आर नॉट r, सॉरी हाँ, सम n आर नॉट r, करेक्ट।
तो ये आपका डायग्राम इसी तरीके से होगा जैसे हमने देखा था स्टार्टिंग में, सम एन आर नॉट वाई, सॉरी सम एन आर नॉट आर, ठीक है। और ये आपका ट्रूथ स्टेटमेंट है, बरोबर ना। द वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द ट्रूथ ऑफ द गिवन स्टेटमेंट दैट इज एन माइनस आर एन डैश आर इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। नो सर्कल इज नो सर्कल इज रेक्टेंगल, बरोबर ना। तो नो एक्स इज वाई, दोनों भी सेट्स क्या हो गए आपके, अलग अलग हो गए। अभी आप इसको ज्योमेट्रिकल फिगर ले सकते हो, बरोबर ना। क्वाड्रिलेटरल नहीं, ज्योमेट्रिकल फिगर ही लेना पड़ेगा क्योंकि एक सर्कल है आपका और एक क्वाड्रिलेटरल है, बरोबर। तो ऑल ज्योमेट्रिकल फिगर, सी सेट्स ऑफ ऑल सर्कल, आर सेट्स ऑफ ऑल रेक्टेंगल, दोनों भी अलग अलग है। नो एक्स इज वाई, तो आपने दो अलग अलग बना दिया। सी इंटरसेप्शन आर इज इक्वल टू एम्प्टी सेट्स, समझा आपको ये। नेक्स्ट, इफ n इज अ प्राइम नंबर एंड n इज नॉट इक्वल टू 2 देन इट इज ऑड, ठीक है। तो सम Even a prime number odd. that sets of all real number, sets of all prime number, the sets of all prime number and n is not equal to 2, ठीक है। और sets of all odd number, अगर n is not equal to 2, ठीक है, तो सारे के सारे क्या हो गए आपके odd number, नहीं odd number अलग होते हैं, odd number prime number भी होते हैं, करेक्ट। odd number ही prime number होते हैं, odd number ही आपके prime number होते हैं, बट सारे odd number prime number होते हैं क्या, नहीं। तो सम प्राइम नंबर्स आर ऑड, समझा आपको ये। सम प्राइम नंबर्स आर ऑड, सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड नहीं होते हैं, 2 के अलावा। यहाँ पे 2 को इग्नोर करना है आपको, क्या बोला, 2 को इग्नोर करना है। 2 को अगर हम छोड़ दें तो सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड तो होते हैं, बट सारे ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं होते। तो हम बोल सकते पी सबसेट ऑफ ओ, पी सबसेट ऑफ ओ, ठीक है, ख़त्म, ओके, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर ये कंप्लीट